हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इटली में सेशन 2023 और 2024 के लिए एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है एडमिशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है एडमिशन का प्रोसेस है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर स्कॉलरशिप है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है। काफ़ी लोग पूछ होते हैं कि भाई मेरी इतनी जीपीए है, मेरा ये है, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इटली में ये तरीकाकार जो होता है वो थोड़ा सा हट के होता है बाकी कंट्री से। तो इस वीडियो में हम चल के आगे डिस्कस करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो है वो अभी स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो है, बलोनिया है। तो इस तरह इनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और काफ़ी सारे तकरीबन यूनिवर्सिटी जो है उनके जो एडमिशन है वो जनवरी में स्टार्ट होंगे। और इटली में एडमिशन स्टार्ट कब होते हैं और इनकी क्लोजिंग डेट्स या एंड डेट्स कौन सी होती हैं? तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन होते हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन जो है वो जनवरी में स्टार्ट होते हैं। और मैक्सिमम जो है वो अप्रैल के एंड तक, बल्कि मई जून तक एडमिशन जो है इनके चल रहे होते हैं। तो ये इनकी कॉल्स आती हैं। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया है, इसकी जो पहली कॉल है वो पब्लिश हो गई है। अभी उसका एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। जो उसकी लास्ट डेट है 17 जनवरी है। उसके बाद फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट कॉल, फिर थर्ड कॉल, फिर फोर्थ कॉल। ओवरऑल 3 से 4 कॉल्स होती हैं। तो इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की कॉल्स होती हैं। आपने करना क्या है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट पे जाके आपने चेक करना है कि कब इसके एडमिशन ओपन होंगे, कब एडमिशन क्लोज होंगे। तो इस तरह आपको सारी कॉल्स का पता होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, आपने सिर्फ वेबसाइट पे जाना है और जस्ट आपने साइन अप करना है और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म फिल करना है और आपका काम खत्म हो जाता है यहाँ पर एडमिशन के हवाले से। जिन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जिन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए, ओपन नहीं है, आपने सिर्फ इतना करना है कि अपना मेजर जो है उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। जैसा कि पाडुआ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, आपने जस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। जैसा कि आपका मेजर फिजिक्स है या आपका बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो भी है, आपने वहां जाकर सर्च करना है। अगर आप इस तरह नहीं सर्च कर सकते, वेबसाइट आपको मुश्किल दिख रही है, जस्ट आप गूगल पे लिखें फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ लिखेंगे तो पूरी वेबसाइट आपको वहां पर मिल जाएगी। आप चेक करें कि आपका मेजर है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो अपने पास नोट डाउन कर लें। तो बलोनिया में, इटली में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया है, सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, रोमा है, ट्यूरिन है, कैलेब्रिया है, पॉलिटेक्निको डी टोरिनो है, कैसिनो है, पीसा है, ट्रेंटो है। इस तरह काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनके एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं है। तो फिर आपने ये होमवर्क करना है जो मैंने अभी बताया। ये जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है जस्ट जीपीए पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आपकी जो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी सीवी है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है, और फिर आपकी जीपीए है, आपकी सीवी में जो आपने मेंशन किया, आपकी कोई पब्लिकेशन है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आपकी थीसिस है। ओवरऑल इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, जस्ट जीपीए पे डिपेंड नहीं करता। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। तो अगर आप अच्छा सा लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाएं, अच्छी सी सीवी बनाएं, और फिर आपकी जीपीए बेशक 2.8 हो या 2.7 हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट के बाद जो 2 साल का बैचलर्स होता है, फिर 2 साल का मास्टर्स होता है। एक ये कन्फ्यूजन है लोगों में कि अब जैसा कि मेरी खुद की डिग्री थी कि मुझे 3 साल बाद, इंटर के बाद जो मैंने 3 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे, उसके बाद मुझे बैचलर्स की डिग्री मिली। जो फिर मेरा 4th ईयर था, 4th ईयर के बाद मुझे मास्टर्स की डिग्री मिली। तो मास्टर्स की डिग्री के बाद तो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं भी कंफ्यूज था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो एक आप जहन में बना लें, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब आपका इंटरमीडिएट। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। बैचलर्स मतलब आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और आपका जो मास्टर्स होता है, मास्टर्स वो कहलाता है 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 साल होता है ना, बीकॉम, बीएस और इस तरह का। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इंटर के बाद 4 साल गुजारने हैं, मतलब प्रॉपर बैचलर्स। 2 साल का आपका बैचलर्स होता है, 2 साल का मास्टर्स होता है। ये 2 साल वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके 14 ईयर्स भी हैं तो फिर आपको इंटर बैचलर्स में ही एडमिशन मिलेगा। और अगर आपके जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो फिर आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बगैर आइट्स के आपको एडमिशन दे देती है।
अगर बगैर आइल्स के आपको एडमिशन दे भी देती हैं तो आपको वीजा के लिए हर हाल में आइल्स चाहिए होता है आपको, तो इसीलिए आइल्स आपके पास होना बेहतर है। अगर किसी वजह से आपके पास अभी आइल्स नहीं है, आप प्लान कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर आप आइल्स के लिए आइल्स एग्जाम में अपेयर होंगे और आइल्स देंगे, तो आप गूगल करें और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाकर चेक करें उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आइल्स वो रिक्वायर नहीं करती हैं तो आप बेशक उसमें अप्लाई करें, फिर एडमिशन हो जाता है तो आपके पास टाइम होता है, फिर आप 1 महीने प्रिपेयर कर लें, फिर नेक्स्ट मंथ आप आइल्स देके वीजा फाइल के साथ आप आइल्स अटैच करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कॉलरशिप की बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि यार मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। आज ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मेरी 2.8 GPA है, क्या मैं स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखें, अभी जो आप करते हैं ना अप्लाई, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि एडमिशन एक अलग चीज़ है, स्कॉलरशिप एक अलग चीज़ है। आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, बाकी सारा प्रोसीजर आप करते हैं एम्बेसी में या फिर कॉन्सुलेट में, अपनी वीज़ा फाइल आप सबमिट करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद तो एम्बेसी या कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट है कि आप बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, या फिर उसके अलावा आपकी कोई घर, आपकी कोई जमीनें हैं, आपका घर है, जो भी है आप सब उसमें दिखाते हैं। मतलब वीजा के टाइम आपने बिल्कुल बहुत ज्यादा अपने आप को अमीर शो करना है, ठीक है। और फिर जब स्कॉलरशिप का टाइम आता है बिल्कुल आपने कंगले हो जाना है। मैं क्या बताऊं, सबका यही हाल है कि वीजा के टाइम जो है आपने इतना अमीर हो जाना है कि सब कुछ आपका है, ठीक है। फिर स्कॉलरशिप की बारी आती है, आपने बिल्कुल से गरीब हो जाना है। इटली में जो है वो 2 तरह की स्कॉलरशिप होती हैं। एक जो है वो आपकी मेरिट स्कॉलरशिप होती है और फिर उसके बाद जो है दूसरी रीजनल स्कॉलरशिप होती है। रीजनल स्कॉलरशिप के लिए हर बंदा एलिजिबल होता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसकी फिर अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो रीजनल स्कॉलरशिप जो होती है वो उसमें ये नहीं देखते हैं कि आपकी GPA 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी है, ठीक है। तो ये जो है आपकी इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो इटली में बहुत सारे रीजन है और हर रीजन की अपनी अपनी स्कॉलरशिप होती है। अब मैं अपने इस रीजन की बात करूं जहां का मुझे अच्छे से पता है, तो ये एमिलिया रोमेनिया कहलाता है। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप बॉडी है जो स्कॉलरशिप देती है उसका नाम है एर्गो, ठीक है। एर्गो स्कॉलरशिप कहते हैं हम उसे। और उसके अलावा दूसरे रीजन्स हैं जिसमें DSU है, EDISU है, लेड्जियो डिस्को है, इसी तरह ये सारे रीजन्स हैं मुख्तलिफ। तो स्कॉलरशिप के लिए आपको सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं उनमें से एक तो आपका FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये बनता कहाँ से? सिंपल, आपने नादरा की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आपको एक दिन के अंदर अंदर, बल्कि 2 से 3 घंटे में आपकी जो ईमेल है उस पर आपको FRC बन के मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो आपका स्पॉन्सर है, आपके जो स्पॉन्सर हैं उसका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और फिर उसकी इनकम सर्टिफिकेट। मतलब पूरे 1 साल में हर रीजन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि अभी 2022-23 सेशन के लिए एर्गो रीजन जो था, एमिलिया रोमेनिया, इस रीजन में इनको 2020 और 21 का चाहिए था। अगर आपके स्पॉन्सर जो हैं वो, मैं कराची की बात करूं या पाकिस्तान की, तो अगर वो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं, फाइलर हैं, तो FBR में यकीनन वो रजिस्टर्ड होंगे। तो उनकी मंथली पे कितनी है और बाकी जो भी चीजें हैं, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी इसमें शो होती है। तो जिस भी ईयर का चाहिए, 2019-20 का चाहिए, 21-22 का चाहिए, जैसे आप FBR ऑफिस में जाएंगे तो पूरे साल की जो वो सैलरी है वो काउंट होती है, तो यूरोज में होती है। अगर मैं एर्गो रीजन की बात करूं, एक ईजे वैल्यू पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ईजे वैल्यू पर, ईजे होता क्या है? ISEE, इक्विवेलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिकेटर। मतलब आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर पूरे साल में आपके जो स्पॉन्सर हैं उसकी इनकम जो है 24,000 यूरो से कम है, जाहिर सी बात होती है इससे कम है, 24,000 बहुत ज्यादा बड़ी बात है, तो इससे कम है तो आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल वेव है, आपको 1 रुपया पे नहीं करना है और फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पिछले साल तक जो स्कॉलरशिप थी वो 5,200 यूरो थी, इस साल बढ़ाकर 7,000 यूरो कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और कोई चीज अगर इसमें मिसिंग है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर एज यूजुअल आपको पता है मेरे फेसबुक पेज, तो आप वहां भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। सी यू, बाय।